नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में कुछ दिनों से रौनक गायब थी। हस्तिनापुर की चटकती गर्मी से निजात पाने के लिए धृतराष्ट्र पहाड़ों की ओर चले गए थे। लगभग पूरा महीना उधर ही बिताकर लौटे थे। उनकी अनुपस्थिति में आर्यावर्त का सियासी संतुलन बिगड़ गया था। सियासी घोड़ों की खरीद फरोख्त चरम पर थी। घोड़े महाराष्ट्रियन थे, लेकिन बाजार असम में लगा था। कई दिनों बाद दरबार में वापसी के चलते धृतराष्ट्र के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। पहाड़ से लौटकर बेहद फ्रेश नजर आ रहे धृतराष्ट्र ने संजय की तरफ सिर घुमाया। संजय अलर्ट अवस्था में थे। उन्हें पता था कि तमाम कौतूहल धृतराष्ट्र के मन में होंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, आर्यावर्त से कोई सूचना? संजय तुरंत ध्यानमग्न हो गए। वहां से कुछ उनके हाथ लगा। वो कुछ ऐसा था। धृतराष्ट्र ने पूछा, यह क्या आगे पीछे चल रहा है? संजय ने जवाब दिया, डंकापति योग की तैयारी कर रहे हैं महाराज। पिछले दिनों विश्व योग दिवस था, उसी की प्रैक्टिस चल रही थी। हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगिन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। डंकापति ठहरे परफेक्शनिस्ट। उनका एक एक कदम नाप तौल कर होता है, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। धृतराष्ट्र ने कहा, वो तो ठीक है, पर डंकापति के राज में चल क्या रहा है? संजय ने कहा, चलने को तो बहुत कुछ चल रहा है महाराज, लेकिन जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है डंकापति की किस्मत का सिक्का। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों में डंकापति को किसी भी भूमिका से बाइज्जत बरी किया है। अग्निवीरों का मुद्दा अचानक से टेलीविजन से गायब हो गया है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी फिर से एक सरकार गिराने के मुहाने पर है और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने सीधा छक्का मारा है। राजनीति में कोई संत नहीं होता। राजनीति में मौका होता है और चौका होता है। पहले चौका आपने मारा, अब छक्का आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी मार रही है। एक साथ डंकापति की इतनी सारी उपलब्धियां सुनकर धृतराष्ट्र थोड़ा हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, एक एक कर तफसील से सुनाओ। संजय भी तसल्ली बख्श तरीके से अपनी गद्दी पर फैल गए। उन्होंने कहा, सबसे ताजा जानकारी यह सामने आई है कि डंकापति अब महादेव का अवतार बन चुके हैं। सारा गरल विष पीकर नीलकंठ हो गए हैं। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। धृतराष्ट्र के भीतर कौतुक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उनकी मनोदशा को भांप संजय ने आगे की कथा बांची। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डंकापति को दंगे फसाद के मामलों से क्लीन चिट दे दी है। वैसे तो डंकापति को पहले ही एसआईटी से क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग इसे कोर्ट में चुनौती दे रहे थे। चुनौती देने वालों पर अब दो तरफा प्रहार हो रहा है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की मंशा के ऊपर टिप्पणी की है। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। 84 वर्षीय जाफरी ने राजनेताओं और पुलिस से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए सांप्रदायिक दंगों की नए सिरे से जाँच की मांग की थी। और दूसरी तरफ डंकापति और उनके शागिर्दों का हमला। माहौल में तरेड़ें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। धृतराष्ट्र बगुले की एकाग्रता से सुन रहे थे। उन्हें मसले की गंभीरता का एहसास था।
तब संजय ने उवाचा, डंकापति चट मंगनी पट ब्याह के मूड में है। धृतराष्ट्र ने पूछा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? संजय ने कहा, आमतौर पर भारत में चट मंगनी और पट ब्याह को शंका की नजर से देखा जाता है, क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई काम करना ठीक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डंकापति के शागिर्द अगले ही दिन एक्शन में आ गए। गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ को हिरासत में लिया है। गुजरात एटीएस तीस्ता सितलवाड़ को मुंबई के सांताक्रूज थाने ले गई है। धृतराष्ट्र समझ गए कि यह लड़ाई सार्वजनिक कम व्यक्तिगत ज्यादा है, लिहाजा वो किसी और मसाले की तलाश में गर्दन उचकाने लगे। धृतराष्ट्र की बेचैनी को भांपकर संजय ने महाराष्ट्र की कथा छेड़ दी। महाराज, राष्ट्र के भीतर एक महाराष्ट्र है, वैसे ही जैसे भारत के भीतर महाभारत, नदियों के बीच महानदी, बलियों के बीच महाबली और देवों के बीच महादेव हैं। उस महाराष्ट्र के सियासी घोड़ों का बाजार सज गया है। घोड़ों का कहना है कि महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए डंकापति के साथ जाना जरूरी है। सियासी रेसकोर्स में बोली के लिए खड़े इन घोड़ों का दावा है कि बीते 2 सालों से उन्होंने जो सेवा की है उसका मेवा एनसीपी और कांग्रेस खा रही थी। अब हम चाहते हैं कि यह मेवा डंकापति के साथ मिलकर खाया जाए। सेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र उलझ गए, चिढ़कर पूछा, घोड़े मेवा कब से खाने लगे? संजय ने कहा, यही तो उलटबांसी है महाराज। बाकी देश में घोड़े चना खाते हैं, दूर देश असम में ये घोड़े मेवा खा रहे हैं। धृतराष्ट्र की उलझन और बढ़ गई। उनकी उलझन को दूर करने के लिए संजय ने विस्तार की पोथी खोल दी। दरअसल महाराज, ये जो घोड़े हैं, इन्हें लगा कि महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र की सेवा नहीं हो सकती, तो वो दूर देश असम चले गए। वहां के नरपति हैं हिमांता बिस्व शर्मा, डंकापति के खास सिपह सालार। निर्देश के मुताबिक इन घोड़ों की आवभगत में उन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया है। धृतराष्ट्र को फिर कुछ खटका। उन्होंने पूछा, तो इसमें उलटबांसी क्या हुई? संजय ने कहा, बस उसी पर आ रहा हूं महाराज। असम में बाढ़ आई हुई है। यहाँ के 35 में से 28 जिले पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। 33 लाख आबादी बाढ़ के संकट से जूझ रही है। 117 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर सिलचर 80% पानी में डूबा हुआ है और सूबे के मुखिया घोड़ों की आवभगत में लगे हुए हैं। आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे इस समय? आप भी वेकेशन में आइए आसाम। धृतराष्ट्र फिर से कौतूहल की चपेट में थे। उन्होंने पूछा, ये घोड़े महाराष्ट्र से असम कैसे पहुंच गए? संजय ने कहा, जब मुखिया की नजर परिवार पर नहीं रहती तब परिवार ऐसे ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब तक बाला साहेब रहे तब तक किसी शिवसैनिक की हिम्मत नहीं हुई इस तरह की उछाड़ पछाड़ करने की। अब उनके बेटे से विरासत संभाली नहीं जा रही। सत्ता हाथ में है, फिर भी लोग आंख तरेर रहे हैं। पूरी पार्टी नाक के नीचे से निकलकर सूरत होते हुए असम पहुंच गई और मुखिया जी बस वर्षा बंगले से मातोश्री तक ही पहुंच सके। यह सुनकर धृतराष्ट्र का दिल बैठ गया। उनसे कुछ कहते नहीं बना। धीरे से उठे और बिना कुछ कहे अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। खबरिया चैनलों की दुनिया इस हफ्ते भी अपनी गति से चलती रही। पूरा हफ्ता खबरों की नजर महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर केंद्रित रहा। कुछ के लिए यह मौका निजी हिसाब किताब बराबर करने का रहा, तो कुछ ने दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर फायर किया। रिपब्लिक टीवी का जिक्र खास तौर पर करना चाहूंगा। चचा से लेकर भतीजे तक के बीच चीख पुकार की स्पर्धा चलती रही। पहले भतीजे का एक आलाप सुनिए। जब कल, जी हाँ बीते कल, अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत अपना शो किया और कहा कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, तो आलोचना करना भी और आलोचना सुनना भी सीखना। तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि भाई अगर गलती हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है, दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर एक राजनेता से पूछ रहा हूं, क्या वो एक हफ्ते, एक दिन या एक महीने में हो सकता था? नहीं। और ये एक रियलिटी है। कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी रही होगी एकनाथ शिंदे और उन सभी विधायकों की जो पहले सूरत और अब गुवाहाटी में बैठे। यह देखकर आप खुद ब खुद कहने लगेंगे, वाह क्या एक्टिंग है। और अब चचा के मन की बात भी सुनिए।
पूछता है भारत दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 48 घंटों से तूफान मचा हुआ है। तूफान, और इस सियासी तूफान में उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता फिसल रही है। दोस्तों, हाथ से जैसे रेत फिसलती है, और जब रेत फिसलती है आपको पता ही नहीं चलता। आज वही हाल उद्धव ठाकरे का है। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव जी ने हिंदुत्व से दूरी बनाई, इसलिए उनकी कुर्सी पर बनाई। सच्चाई तो यही है दोस्तों, सच्चाई है सत्ता मोह। इन दोनों के एकालाप से मुक्ति मिली तो कंगना की याद आ गई रिपब्लिक को। कंगना रनौत ने जो बात कही थी अब से 2 साल पहले, लगभग 9 सितंबर 2020 की वो तारीख मुझे याद है, मैं यहां मौजूद था। उस दौरान क्या हुआ, जो कंगना की कही हुई तब की बात आज बिल्कुल सटीक बैठ रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दरअसल कंगना के साथ रिपब्लिक भी उसी दूध का जला है जिसका नाम शिवसेना है। अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले अर्नब गोस्वामी के अंदर सुपरमैन की आत्मा घुस गई थी। पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला बचा देते, क्या क्या नहीं जाना दिया इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल। इसके बाद अर्नब के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हाजत की हवा तक खानी पड़ी। इस घटना के बाद से अर्नब गोस्वामी की आग लगाऊ जुबान थोड़ा काबू में आ गई थी। अब अवसर देखकर एक बार फिर से वह बेकाबू होने लगी है। खैर, मोहल्ले के रिटायर अंकल और आंटियों की दैनंदिन गलचौर की तर्ज पर अगर आपको खबरें देखने का शौक है तो कभी कभार टाइम्स नाउ नवभारत की सैर कर लिया कीजिए। यहाँ पर नाविका कुमार जी खबरों के साथ हिंदी भाषा के साथ भी हर दिन नए प्रयोग करती हैं। नंबर 1, जनता से संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ने 5 बार से ज्यादा इस्तीफा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। कहा सब इधर आ जाओ, मेरे सामने आंखों में आंखें डालकर बताओ कि मुझे नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री, मैं हट जाऊंगा, जो बनना चाहे उसे बना दूंगा। शायद नजर की शर्म का इंतजार है, पर ये अब तक होता नजर नहीं आ रहा है। हिंदी में इनकी अटकन और भटकन कमोबेश बिहार के इस हाईवे पर हिचकोले खाती गाड़ियों का सा एहसास देती है। लेकिन मजाल क्या कि ये बाज आ जाएं। अंग्रेजी में एक शब्द है क्लीशे, हिंदी में इसे समझना हो तो कहेंगे घिसे पिटे जुमलों में बात करना। उदाहरण से इसे समझना हो तो उन पत्रकारों या संपादकों को समझिए जो हर दिन विज्ञापन के दबाव में खबरें उठाते गिराते हैं और हर सार्वजनिक मंच से पहला जुमला उछालते हैं, कंटेंट इज किंग। बिल्कुल उसी तरह जैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सिंहासन का सेमीफाइनल आदि। तो नाविका कुमार जी हिंदी क्लीशे की बेताज मल्लिका हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, अब इसके बाद क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी से? शोएब जमाई माफी मांगेंगे? मुसलमान गरीब की जोरू की तरह है, आप माफी मांगेंगे? शोएब जमाई माफी मांगिए। ना तो आपको महिलाओं के बारे में इस तरह कहना चाहिए, ना देश की 30% आबादी के बारे में इस तरह का मजाक उड़ाना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ शोएब जमाई, आप माफी मांगेंगे? आप अपने शब्द वापस लेंगे या नहीं? वैसे इनका दावा पत्रकार होने का है, लेकिन फिलहाल स्वयंभू प्रवक्ता हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री जी की तरफ से माफियां बटोर रही हैं। कंटेंट इज किंग जैसी खोखली जुमलेबाजियां दरअसल संपादक और पत्रकार इसलिए करते हैं क्योंकि मीडिया की अपनी स्वायत्तता खत्म हो चुकी है। विज्ञापन के दबाव में न्यूज का दम निकल चुका है।
इससे निपटने की एक कोशिश है सब्सक्राइबर आधारित मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही विज्ञापन मुक्त मीडिया खड़ा करने का एक प्रयास है ताकि खबरें विज्ञापन के दबाव में दम न तोड़ें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह की भूमिका से बरी करने के बाद दरबारी मीडिया को पर्याप्त मौका और मसाला मिल गया है। एक हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी तारीफ का जरिया बना दिया। 300 पन्ने के जजमेंट में 2 पन्नों पर दर्ज जी न्यूज और श्री सुधीर चौधरी जी के जिक्र को इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग का परचम ठहराने में कोई चूक नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में जी न्यूज की उसी कवरेज का और मेरा भी 2 पन्नों में जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह बहुत बड़ी बात है। चौधरी साहब ने बारंबार गुजरात दंगों में की गई रिपोर्टिंग का जिक्र किया, लेकिन उस रिपोर्टिंग में वो क्या दिखाते या बताते रहे वो हिस्सा नहीं दिखाया, सिरे से इसे गायब कर दिया। इसे गायब करने की वजहों पर उन्होंने लंबा चौड़ा सफाईनामा भी दिया। अब उस समय जब ये 2002 की बात है, तब उस समय इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में था, सोशल मीडिया होता नहीं था, यूट्यूब होता नहीं था। अगर उस समय यूट्यूब रहा होता तो वो इंटरव्यू आपको आज यूट्यूब पर पड़ा हुआ मिल जाता। लेकिन उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो हम इस्तेमाल करते थे, उसमें एक ही कैसेट पर कई बार उसको रिसाइकल करके उसमें दोबारा दूसरी शूटिंग हो जाया करती थी, और वो इंटरव्यू कुछ दिन लाइब्रेरी में रहा और उसके बाद उसे इरेज कर दिया गया, क्योंकि उसी टेप पर, उसी कैसेट पर कोई और चीज शूट हो गई। जितना टेलीविजन का ज्ञान हमें है, उसके मुताबिक हर शो का एक मास्टर टेप चैनल वाले आर्काइव करते ही हैं। यह कानूनन जरूरी है। तो यह जो मन का चोर है चौधरी साहब, उसे मन में ही रहने दें, बाहर निकलेगा तो रायता फैल जाएगा। इन्हें सुनकर एक पैरोडी याद आ गई। मैं और मेरी रिपोर्टर अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती मैं वो कहता, न तुम हैरान होती न मैं होता, तुम मुझ पर हंसती मैं तुम पर हंसता, हंसते हंसते हम वहाँ पहुँच जाते जहाँ ना तुमको होना था न हमको होना था। मैं और मेरी रिपोर्टर अक्सर ये बातें करते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश में न्याय का माहौल बहुत बुलंद हुआ है। यह मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ का था, गैर कानूनी तरीके से कानून का इस्तेमाल करने का था। आम देशवासियों में इस फैसले से त्वरित न्याय मिलने की उम्मीदें जवान हो गई हैं, वरना तो हमारी न्यायपालिका पर हमेशा रईसों के लिए दरवाजा खुला रखने का आरोप लगता रहा है। गैर कानूनी तरीके से और भी बहुतेरे लोगों ने बहुत कुछ किया है। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? या फिर ये या ये वाले मंत्री जी, देश के गद्दारों को ज्यादा दूर क्या जाना, हमें ही देख लीजिए। कानूनन हमारे दफ्तर के लैपटॉप कंप्यूटर का डाटा कॉपी करना गैर कानूनी था, लेकिन सर्वे करने वाले आयकर विभाग के बंधु जबरिया सब कुछ ले गए। न्याय का पहिया इसी तरह पूरे देश में घूम रहा है। अदृश्य लोगों की शिकायत पर जीते जागते मनुष्यों को जेल में डाला जा रहा है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को हनुमान भक्त की शिकायत पर जेल में डाल दिया गया। वैसे तो यह पूरा देश ही हनुमान भक्त है, लेकिन न्याय की अदालत में एक अदद शिकायतकर्ता की जरूरत होती है। लेकिन अगर न्याय में आपकी आस्था बुलंद हो तो हनुमान भक्त की मौजूदगी भी जरूरी नहीं है मोहम्मद जुबैर को जेल में डालने के लिए। मोहम्मद जुबैर इस देश की सौतेली संतानें हैं। उन्हें उनकी सही जगह दिखाने का यही सही वक्त है। इसके लिए यह भी जरूरी था कि अदालतें एक नज़र से सबको देखें, एक ही तरफ देखें, दूसरी तरफ से आंखें मुंह दे रहें। 2002 में हुए गोधरा और गुजरात दंगों में मोदी जी को बरी करके न्याय के जिस गरिमापूर्ण माहौल की स्थापना हुई है, उम्मीद है वह आगे भी जारी रहेगी। खासकर अदालत के फैसले के ठीक बाद आया गृह मंत्री अमित शाह का बयान हमें सर्वथा आश्वस्त करता है कि न्याय का यह माहौल देश में निरंतर कायम रहेगा। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। गृहमंत्री के इस बयान के अगले ही दिन तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गृहमंत्री ने मीडिया को लेकर भी कुछ दिलचस्प टिप्पणियां की।
हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। यहां पर गृहमंत्री जी न्याय के उसी माहौल का विस्तार कर रहे हैं जो न्यायपालिका से निकलकर पत्रकारिता की चौहद्दी तक जाती है। अभी तक आम जनमानस के बीच ये धारणा थी कि हर दिन मोर बनकर नाच रहा मीडिया दरअसल सरकार की बंशी पर मोहित होकर ऐसा कर रहा है। पर अब अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने मीडिया को नाचने के लिए कहा ही नहीं, और मैं उनकी इस बात पर यकीन करता हूं। ऐसे में सारा सवाल दरबारी मीडिया के हुड़कचुल्लू एंकराओं पर केंद्रित हो जाता है। क्या इन लोगों ने खुद ब खुद अपनी कमर में 60 डिग्री की लोच पैदा कर ली है? आपातकाल के समय दिया गया लालकृष्ण आडवाणी का बहुत लोकप्रिय डायलॉग है जो अब चिरकालीन हो चुका है। उन्होंने कहा था, मीडिया को थोड़ा सा लेटने के लिए कहा गया तो वह लौटने लगा। क्या ऐसा ही कुछ इस समय भी हो रहा है? आज का मीडिया बिना कहे ही लौटने लगा है। अमित शाह जी तो यही कहते हैं। हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात है कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह रिपोर्ट बस्तर इलाके के सुकमा जिले से है। यह इलाका नक्सल प्रभावित रहा है। यहाँ के तिमोर गांव में आदिवासी बीते 1 साल से सत्याग्रह कर रहे हैं। घने जंगलों के भीतर जारी इस विरोध प्रदर्शन की वजह है तिमोर में प्रस्तावित सीआरपीएफ का एक कैंप। आदिवासी किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों पर सीआरपीएफ का कैंप नहीं चाहते। इसका विरोध कर रहे 3 आदिवासी पिछले साल मारे भी गए थे। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुदूर इस इलाके में चल रहे आंदोलन के दौरान पिछले साल तब नया मोड़ आ गया था जब सुरक्षा बल के जवानों की गोली से 3 ग्रामीण मारे गए थे, जबकि सैकड़ों आदिवासी लाठीचार्ज में घायल हुए थे। ये घटना पिछले साल 17 मई की है और इस साल मई में इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे, मगर ग्रामीण कहते हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था। अभी 1 साल हो के 1 महीना आधा चल रही है सिलगेर के आंदोलन, लेकिन हमको इतना विश्वास है सिलगेर जितने भी आंदोलन चल रही है यहाँ बस्तर संभाग में, जब तक वो पूरे सिलगेर के मामले को पकड़ कर पूरे जितने भी धरना चल रही है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रखेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।